कहीं दूर पहाड़ों पर एक महल के बाहर एक लड़का, जो देखने में अभी सिर्फ 23 साल का लग रहा था, वो महल से आते योद्धाओं के सर धड़ से अलग कर रहा था। उसकी आंखों में क्रूरता साफ देखी जा सकती थी। उसका चेहरा काले कपड़े से छुपा हुआ था और उसके लंबे बाल हवा से लहरा रहे थे। तभी वो एक और आदमी का सर काटने ही जा रहा था कि उसके आगे एक खूबसूरत सी लड़की आ जाती है, जिसके चेहरे पर चांद सी सुंदरता और आंखों में आंसू थे। उसे देख वो लड़का रुक जाता है, पर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तभी वो लड़का गुस्से से सामने खड़ी लड़की को देखते हुए कहता है, मेरे सामने से हट जाओ अमृता, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने कभी तुमसे प्यार किया था। ये सुन अमृता की आंखों से आंसू की एक बूंद छलक कर नीचे गिर जाती है। वो खुद को काबू करते हुए सामने खड़े लड़के से कहती है, आदित्य, ये मेरा परिवार और प्रजा है, तुम क्यों सबको मारना चाहते हो? आदित्य, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे पता होते हुए भी मैंने किसी को नहीं बताया कि तुम यहाँ हमला करने आ रहे हो। ये बोलते बोलते उसकी आंखों के आंसू गालों से होते हुए जमीन पर गिरने लगे। उसके चेहरे पर दर्द के भाव थे। तभी आदित्य एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है, प्यार, हाँ हाँ हाँ, तुम जब अपने परिवार की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? मुझे सिर्फ अपने बदले से लेना देना है, तो तुम मेरे आगे से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये बोल आदित्य आगे बढ़ने लगा। तभी एक तलवार सीधा उसके दिल के आर पार हो जाती है। वहां बादलों की गड़गड़ाहट से आसमान और धरती कांप उठी थी। आदित्य जैसे ही सामने देखता है, वहां अमृता ने वो तलवार पकड़ रखी थी। अमृता को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो तलवार उसके सीने के आर पार हुई हो। आदित्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, उसकी आंखें ठंडी पड़ चुकी थी। तभी आदित्य मुस्कुराते हुए अमृता को देख कहता है, मेरे पत्थर के सीने में घुसी इस तलवार, मैं वो बात कहाँ, ये तो मेरे यार के प्यार का वार है जो मेरे सीने के पार है। ये सुन के अमृता के हाथ से वो तलवार छूट जाती है, जो कि अभी भी आदित्य के सीने के आर पार थी। अमृता जमीन पर बैठ जाती है। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। आसमान में छाए काले बादलों में बिजली कड़क रही थी। वहीं आदित्य खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो शांत खड़ा था। उसके सामने अमृता बैठी रो रही थी। वो एक ही जगह पर बैठी रोए जा रही थी। उसकी आंखों में दर्द देखा जा सकता था। और वहां अमृता के पीछे कुछ योद्धा मौजूद थे, जो अमृता के राज्य के वरिष्ठ योद्धा थे। उनके चेहरे पर गंभीरता भरे भाव थे। तभी आदित्य अपने हाथ से अपने सीने में घुसी तलवार को पकड़ डरता है और उसे बाहर खींचने लगता है, जिसे देख अमृता अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य तलवार को पूरी शक्ति के साथ सीने से बाहर खींच रहा था। आदित्य को बहुत दर्द हो रहा था। उसकी गुस्से से भरी डरावनी चीखें आसमान में गूंज रही थी। बहुत कोशिशों के बाद भी वो तलवार वहीं की वहीं थी। अभी आदित्य कोशिश कर ही रहा था कि आसमान में सुनहरा प्रकाश फैल जाता है। तभी सभी ऊपर देखने लगते हैं और वहां आकाशवाणी होती है, तुम्हारा इस तलवार को निकालने का प्रयास बेकार है, क्योंकि तुमने खुद के बदले के लिए लाखों मासूमों की हत्या की है। तुम्हें बहुत घमंड है, अपनी शक्ति का सभी को मारकर अकेले जीना चाहते हो। तो अब यही होगा, तुम अपने हर करीबी को अपनी आंखों के सामने मरते देखोगे, पर तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें अमृता का अभिशाप मिला है। ये तलवार तुम्हारे सीने में ही रहेगी, पर तुमने बहुत से अच्छे काम किए हैं, इसलिए ये शाप टूटेगा। पर तभी टूटेगा जब तुम्हें किसी से सच्चा प्यार होगा, और वही लड़की इस तलवार को देख और निकाल सकेगी। और इस लड़की अमृता ने तुम्हारे प्यार के लिए इतने लोगों को मरने दिया, इसलिए ये लड़की तुम्हें भूल जाएगी। ये बोलते ही सुनहरा प्रकाश गायब हो जाता है। 100 सालों बाद एक ऐसी दुनिया जहां बहुत से महाद्वीप है। यहाँ के लोगों के पास जादुई शक्ति की तरह आत्मशक्ति थी। आत्मशक्ति ही यहाँ की असली शक्ति है। ये आत्मशक्ति का महाद्वीप है। यहाँ लोग अपनी आत्मशक्ति को हर समय अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अभ्यास से आत्मशक्ति के हाईएस्ट लेवल पर पहुंचा जा सकता है। एक बार ये पूरा हो जाए, फिर सब कुछ आत्मशक्ति पर निर्भर करता है। आत्मशक्ति के 10 युद्ध मंडल होते हैं और हर एक मंडल में 9 चक्र होते हैं, पर कुछ महान प्रतिभाओं ने 10वें चक्र को भी हासिल किया है। योद्धा, महायोद्धा, परमवीर चक्र, काल चक्र, सवर्ण मंडल, पृथ्वी मंडल,
शवर्ग मंडल, ब्रह्मांड मंडल, देव मंडल और गॉड। ये सभी आत्मशक्ति के 10 युद्ध मंडल हैं। यहाँ सबसे शक्तिशाली लोग नियम बनाते हैं और कमजोर पालन करते हैं। घने बादलों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी सिटी ऑफ अनंतगिरी ये एक मजबूत और समृद्ध सिटी है। यहाँ के सबसे बड़े 3 परिवारों में से एक मौर्य परिवार है। एक ऊंचे पहाड़ पे एक इमारत के पास मैदान में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे। वहां बहुत छेल पहल थी। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी वहां एक आदमी वहां आता है। उसे देख सभी चुप हो जाते हैं। तभी वो आदमी कड़क आवाज में बोलता है, अगला है अवीर। वहां भीड़ में एक लड़का खड़े खड़े सो रहा था। तभी फिर से उसी आदमी की जोरदार आवाज आती है, अगला है अवीर। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे कि ये अवीर कहाँ है? मुझे तो लगता है कि वो यहां आया ही नहीं। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक 18 साल का खूबसूरत लड़का, जिसके बाल छोटे थे और उसने एक लंबा काला कोट और काली पैंट पहन रखी थी, वो उस आदमी की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता भरे भाव थे। वो हल्का सा सिर नीचे कर सबके बीच से निकल के एक पत्थर की प्रतिमा के पास जाने लगता है, जो कि यहाँ की महारानी की प्रतिमा थी। ये लड़का और कोई नहीं, मौर्य परिवार का तीसरा बेटा अवीर मौर्य है। अवीर उदासी से उस प्रतिमा को देख रहा था। तभी एक लड़का पीछे से हंसते हुए तंज भरे लहजे में बोला, हाँ आगे बढ़ो और दिखाओ अपना बेहुदा कल्टीवेशन लेवल। जीनियस। ये सुन सभी हंसने लगे। ये मौर्य परिवार के मुख्य लोगों में से एक का बेटा नावेद है। उसने नीले रंग की राजसी कपड़े पहनने थे। उसके बाल लंबे थे, जिसकी 2 लटें उसके कानों के आगे थी। दूसरी तरफ अवीर सभी को नजरअंदाज करते हुए उस प्रतिमा के और पास जाता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसके कानों में लोगों के हंसने की आवाजें आ रही थी। वो एक 100 फुट की पत्थर की प्रतिमा थी, जिसके पास एक शिला पर बहुत से प्राचीन शब्द बने थे और उसके बीच में एक हथेली के आकार का छेद था, जिसमें से बैंगनी रंग की रोशनी निकल रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच अवीर एक नजर प्रतिमा को देख रहा था कि तभी उसके कानों में आवाज आती है, परीक्षा शुरू करो अवीर। ये उसी आदमी की आवाज थी जिसने शुरू में अवीर को बुलाया था। दूसरी ओर अवीर उस आदमी की आवाज सुन अपनी आंखें बंद करता है और अपना हाथ उस शिला के बीच बने हथेली के आकार के छेद की ओर बढ़ाता है। वहीं दूसरी ओर एक पहाड़ से गिरते झरने के पास मौर्य परिवार के महल में किसी की शैतानी हंसी गूंज रही थी। ये हंसी अनंतगिरी के बड़े परिवारों में से एक के मुखिया राम कृपाल की थी। उसके पीछे उसके 2 गार्ड खड़े थे। वहीं पास में एक कुर्सी पर एक बड़ी सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जो कुटिलता भरी मुस्कान के साथ अपनी दाढ़ी में हाथ चला रहा था। यह तीसरा मुखिया मनोहर था, जो राम कृपाली के साथ मौर्य परिवार के मुखिया के पास आया था। वहीं सामने मौर्य परिवार के मुखिया पृथ्वीराज मौर्य बैठे थे। वो काफी गुस्से में थे, क्योंकि दोनों मुखियों ने पैसे देकर अनंतगिरी के मुख्य बाजार को खरीद लिया था, जिससे मौर्य परिवार को बहुत नुकसान हो रहा था। तभी पृथ्वीराज राम कृपाली को घुरकर देखते हुए अपने कपड़े की जेब से एक कागज निकाल राम कृपाली को देख कहते हैं, ये मेरे बेटे अवीर के शादी का न्योता है। ये सुन दोनों मुखिया हैरानी से खड़े हो जाते हैं। दोनों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। तभी मनोहर पृथ्वीराज को देखते हुए कहता है, अवीर, ये वही है जो आत्मशक्ति का अभ्यास कर रहा था 4 साल पहले, और 10 साल की उम्र मैं आत्मशक्ति के 9वें चक्र को हासिल करने में कामयाब रहा था, और 11 साल की उम्र में 10वें चक्र को भी हासिल कर लिया था। अवीर द जीनियस। अवीर 10 और 11 साल की उम्र में बहुत प्रतिभाशाली था। 11 साल की उम्र में आत्मशक्ति के 10वें चक्र को हासिल करना बहुत बड़ी बात थी। पृथ्वीराज उन दोनों को देखते हुए वो कागज उन दोनों की ओर फेंक देते हैं। तभी राम कृपाली उस कागज को पकड़ DH लेता है। राम कृपाली के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। राम कृपाली उस कागज में देखता है, जिसमें चमकती रोशनी के साथ सुनहरे अक्षर उभर रहे थे। उसमें लिखा हुआ था, शादी का प्रस्ताव पत्र नायरा सिंह जल्द अवीर मौर्य के परिवार से जुड़ रही है। तभी राम कृपाली कुछ देख हक्के बके रह जाते हैं। वहां उस कागज पर 2 मोहरें लगी दिखाई देने लगी थी, जिसे देख चिंता भरे लहजे में वो दूसरे मुखिया से कहता है, ये तो दोनों परिवार की मोहर है। परिवार की मोहर को यहाँ हस्ताक्षर के रूप में कोई वादा या सौदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अगर कोई तोड़ता है तो उसे भारी हर्जाना देना पड़ता है। तभी पृथ्वीराज मनोहर से कहते हैं, हाँ, ये हम दोनों परिवारों की मोहरें हैं। ये सुन मनोहर राम कृपाली को देखते हुए कहता है, ये शादी की योजना कब बनाई गई और हमें ये सब कैसे नहीं पता चला? राम कृपाली के चेहरे के होश अभी तक उड़े हुए थे। उसे समझ नहीं आया कि ये सब कब और कैसे हुआ। वही पृथ्वीराज के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान थी। वो मुस्कुराते हुए दोनों मुखियों से कहते हैं, ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है। और ये सब सभी को बताना जरूरी तो नहीं था। अब तुम सब अपनी जगह पर बैठ जाओ और मदिरा का लुत्फ उठाओ। इस प्रस्ताव पत्र को बाद में आराम से पियारेच लेना। दोनों मुखियों के चेहरे पर निराशा और गुस्से के मिले जुले भाव थे, पर वो शांति से बैठ जाते हैं क्योंकि वो नायरा सिंह के सिंह परिवार से पंगा नहीं ले सकते हैं। सिंह परिवार ताकतवर योद्धाओं से भरा हुआ है। ये परिवार अनंतगिरी सिटी के बाहर से है। दोनों मुखियों को डर था कि अगर उन्होंने मौर्य परिवार के साथ पंगा लिया तो सिंह परिवार मदद के लिए जरूर आएगा, क्योंकि नायरा सिंह परिवार के सभी बच्चों में से सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली और पसंदीदा बेटी है। वहीं दूसरी तरफ अवीर ने अपना हाथ उस महारानी की प्रतिमा के पास की शिला पर बने हथेली के आकार के छेद पर रख दिया था। तभी बादलों में गड़गड़ाहट होने लगी और वो शिला कांपने लगी। वो बैगनी रंग की रोशनी जो उस छेद से निकल रही थी वो बढ़ने लगी और देखते ही देखते उस शिला की दरारों में से भी बैगनी रोशनी निकलने लगी। तभी अवीर आंखें खोलकर सामने देखता है। उस शिला पर बैगनी रंग के कुछ शब्द उभर जाते हैं, जिसे देख वो अवीर अपना हाथ पीछे खींच लेता है। अवीर के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वो बहुत दुखी लग रहा था। तभी वो परीक्षा लेने वाला आदमी गंभीरता भरे लहजे में कहता है, अवीर मौर्य, तुम्हारा चक्र 3 है, बहुत कमजोर आत्मशक्ति। ये सुन सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वही खड़ा निवेद अवीर को देख सीटी बजाता है और वहां खड़े बाकी लोग अवीर का मजाक उड़ाते हुए एक दूसरे से बोल रहे थे। उनमें से एक हंसते हुए बोला, क्या 3 चक्र, सच में क्या ये ही है जीनियस? ये बोल। वो हंसने लगा। तभी दूसरा लड़का हंसी रोकते हुए कहता है, 1 मिनट सांस तो लेने दे यार, ये जीनियस नहीं मौर्य परिवार के नाम पर धब्बा है। तभी निवेद अवीर को देख तंज भरे लहजे में सभी से कहता है, अगर ये मौर्य परिवार के मुखिया का बेटा ना होता तो इस कूड़े को कब का मौर्य परिवार से बाहर निकाल दिया गया होता। ये सुन सभी अवीर के ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अवीर किसी पर ध्यान नहीं देता। वो अपनी आत्मशक्ति के घटने से परेशान था। वो निराशा में वहां से वापस आने लगता है। तभी वो परीक्षा लेने वाला आदमी कड़क आवाज में बोला, अगली है नायरा सिंह। तभी वही भीड़ को चिढ़ती एक खूबसूरत लड़की आती है। दूसरी ओर अवीर सीढ़ियों से नीचे आ रहा था और नायरा उसके बगल से जा रही थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे के बराबर में आते हैं, दोनों रुककर एक दूसरे को एक नजर देखते हैं। दोनों के चेहरे पर गंभीरता थी। एक बार अवीर को देख नायरा आगे बढ़ जाती है। तभी अवीर कहता है, नायू, क्या तू भी मुझसे नफरत करती है? ये सुन नायरा एक पल रुकती है और बिना अवीर को देखे शिला की तरफ चली जाती है। अवीर भी वहां से आगे बढ़ जाता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। अवीर जैसे ही वहां खड़े लोगों के बीच से निकलता है, लोग उसे देख तंज भरे लहजे में कहते हैं, ये देखो हमारा अवीर जीनियस आ गया, कोई कुर्सी लाओ हमारे जीनियस के लिए। तभी सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी वही भीड़ को चिढ़ती एक खूबसूरत सी मासूम सी प्यारी सी लड़की आती है। हाँ, ये लड़की खुद का परिचय ऐसे ही देती है। ये लड़की मौर्य परिवार की गोद ली हुई बेटी आन्या है, जो सच में बहुत मासूम और प्यारी दिखती थी। उसके लंबे काले घने बाल थे जो खुले रहते थे। उसके बालों की एक लट उसके चेहरे पर आती रहती थी। बालों में तितलियों और फूलों जैसे दिखने वाली चिमटियां लगी थी। जो अभी तक अवीर का मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे, वो आन्या को देख चुप हो जाते हैं। तभी आन्या अवीर, जो कि बहुत दुखी था, उसके सामने आ जाती है और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अवीर का हाथ पकड़ते हुए अवीर से कहती है, आप उदास क्यों होते हो? आप हंसते हुए ही अच्छे लगते हो। तभी बादलों की गड़गड़ाहट के साथ परीक्षा लेने वाले आदमी की रोबदार आवाज आई, नायरा, चक्र 7, उच्च कोटि की आत्मशक्ति। ये सुन अवीर के चेहरे पर निराशा छा जाती है। अवीर के चेहरे पर निराशा के भाव देख आन्या कहती है,
आप हिम्मत मत हारो। आप अगर अब भी अभ्यास करते रहोगे तो बहुत जल्द आप इन सब से आगे निकल जाओगे। तभी वो परीक्षा लेने वाला आदमी फिर से बोला, अगली है आन्या वर्मा। ये सुन आन्या अवीर को देख कहती है, अब मेरी बारी है, आप मेरा इंतजार करना। ये सुन अवीर गहरी सांस लेता है और गंभीरता से आंखें बंद कर सिर नीचे कर लेता है। तभी आन्या वहां से पत्थर की प्रतिमा के पास की शिला के पास जाती है और शिला पर बने हथेली के आकार के छेद पर हाथ रख देती है। अवीर वहां आंखें बंद करे खड़ा था। तभी उसे जोरदार बादलों की गड़गड़ाहट के साथ बिजली के कड़कने की आवाजें आती है, जिसे सुन अवीर आंखें खोलता है पर पीछे नहीं देखता। उसे सारे आसमान में सुनहरा प्रकाश फैला दिखाई देता है। तभी वो परीक्षा लेने वाला आदमी कुछ ऐसा बोलता है कि सभी हैरानी में वहां से आगे चले जाते हैं और अवीर अभी भी वहीं अकेला खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। आखिर क्या हुआ था वहां और क्यों अवीर की आत्मशक्ति कम होती जा रही है? जानना है तो बने रहिए हमारे साथ।